नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तिवारी आकार आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो पिछले लेक्चर्स में हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके थे। मापन क्या है, मापन की पद्धतियां क्या है, कार्य, बल, ऊर्जा, शक्ति, ठीक है, ये सब हम देख चुके थे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। कहा जाता है वैसे तो इस दुनिया में कई प्रकार के आकर्षण हैं, हर उम्र का एक आकर्षण होता है, लेकिन उन समस्त आकर्षणों में सबसे प्रमुख आकर्षण है हमारा गुरुत्वाकर्षण। ध्यान रखना। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। देखते चलते हैं आराम से। वास्तविकता में मेरे दोस्तों, ये जो गुरुत्वाकर्षण है ये एक प्रकार का बल है। याद रखना, ये जो गुरुत्वाकर्षण है ये वास्तविकता में एक बल है। ठीक है, बल। अब सवाल ये उठता है कि गुरुत्वाकर्षण एक बल है, लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित कौन करेगा? तो इस गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करने का काम जो सबसे पहले किया वो एक व्यक्ति ने किया था जिनका नाम था न्यूटन। क्या नाम था? न्यूटन। याद रखना, बिल्कुल भी लोड मत लेना, सब मुझ पर छोड़ देना, बस चीजों को अच्छे से समझते चलना। तो गुरुत्वाकर्षण को परिभाषित करने का सबसे पहला काम एक व्यक्ति ने किया था जिनका नाम था न्यूटन। और इन न्यूटन ने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। याद रखना, ठीक है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। ये प्रश्न अगर कभी कोई पूछ ले, कोई पूछे ना पूछे, मैं जरूर पूछ लूंगा कि बताओ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका जवाब होगा किसने दिया? न्यूटन ने। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को परिभाषित किया और न्यूटन ने यह कहा कि मित्रों, इस ब्रह्मांड में कोई से भी दो पिंड ले लो या वस्तु ले लो, पिंड बोल लो या वस्तु बोल लो। न्यूटन ने कहा ब्रह्मांड के कोई से भी दो पिंड एक दूसरे के ऊपर जो आकर्षण बल लगाते हैं वही आकर्षण वास्तविकता में मेरा कौन सा बल कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण। फिर सुनना, न्यूटन ने कहा ब्रह्मांड के कोई से भी दो पिंड एक दूसरे के ऊपर जो आकर्षण बल लगाते हैं वही आकर्षण बल मेरा क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण बल किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, इसके लिए फिर न्यूटन ने आगे और बात कही। न्यूटन ने कहा मान लीजिए वो दो पिंड, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है, और ये दोनों पिंड एक दूसरे से एक दूरी पर रखे हुए हैं। वो दूरी कितनी है? r। ये पहली वस्तु इस दूसरी वस्तु के ऊपर जो आकर्षण बल लगाएगी वो F12 होगा। ये दूसरी वस्तु पहली वस्तु के ऊपर जो आकर्षण बल लगाएगी वो F21 होगा। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल इनके बीच में लग रहा है, ये न्यूटन ने कहा दो चीजों पर निर्भर करेगा दोस्तों। एक तो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फिर बोल रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में स्थित कोई से भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करने के लिए न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। इसके अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल दो चीजों पर निर्भर करता है, एक उन दोनों के पिंडों के द्रव्यमानों पर और उन दोनों के पिंडों के बीच की दूरी पर। और यह गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उन दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 समीकरण 2 हमने यहां बना दी। अब 2 मिनट रुकना। जिन लोगों का साइंस नहीं उनके लिए बोल रहा हूं। मैंने यहां दो शब्दों का उपयोग किया। एक होता है समानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। हालांकि अधिकांश लोगों को यह पता होगा कि समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं अगर कोई ऐसा व्यक्ति सुन रहा हो जिन्हें नहीं पता हो उनके लिए। अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है, तो यह होता है समानुपाती। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब होता है ये एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। इसमें ए और बी समानुपाती है और इसमें ए और बी व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात, अर्थात यदि एक में वृद्धि होगी तो दूसरे में भी वृद्धि होगी और यदि एक में कमी होगी तो दूसरे में भी कमी होगी। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में ऐसा नहीं होता। व्युत्क्रमानुपाती में ऐसा है कि यदि एक वस्तु में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु में कमी होती है और अगर एक वस्तु में कमी होती है तो दूसरी वस्तु में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए मुझे दुख पहुंचता है किसी चीज से और मुझे दुख पहुंचने पर आपको भी दुख पहुंचता है। इसका मतलब आपके और मेरे बीच का रिश्ता कैसा है? समानुपाती। मुझे खुशी मिली,
आपको भी खुशी मिली, समानुपाती का रिश्ता है, मुझे दुख मिला, आपको भी दुख मिला, समानुपाती का रिश्ता है। लेकिन मान लीजिए मुझे दुख मिलता है और आपको बड़ी खुशी मिलती है, अच्छा हुआ सर के साथ बुरा हो गया, इसका तात्पर्य है आपके और मेरे बीच में कौन सा रिश्ता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो न्यूटन ने कह दिया कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, हालांकि हम खुशी कहां, हम तो गम चाहते हैं, और खुदा खुशी उन्हें दे जिन्हें हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी न्यूटन ने कह दिया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती है और इन दोनों पिंडों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात पिंडों का द्रव्यमान अगर ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होगा, और यदि बीच की दूरी कम होगी तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, और दूरी ज्यादा होगी तो आकर्षण बल कम होगा। जब इन दोनों समीकरणों को मिला के लिख देते हैं दोस्तों, तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाती है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। बिल्कुल भी लोड मत लेना, सब मुझ पर छोड़ना। ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कहता, न्यूटन कहता है कि जब ये गुरुत्वाकर्षण के बल के इस फॉर्मूले में समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, और इस नियतांक को प्रदर्शित करते हैं हम काय से, कैपिटल G से, याद रखना। और जब ये नियतांक लिखा जाता है तो ये मेरा गुरुत्वाकर्षण का मेन फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। यहां पे ये जो G है ये क्या है, ध्यान रखना, इस G को न्यूटन ने कहा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। याद रखना, इस G को न्यूटन ने कहा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ गुरुत्वाकर्षण के नियम में वो जो कैपिटल G है ये क्या है, तो आपका जवाब होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक अर्थात यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब शब्दों पे ध्यान देना, यहां पे लिखा है नियतांक, नियतांक है अर्थात इस G की वैल्यू सदैव नियत होगी, इसमें समय के अनुसार, इसकी वैल्यू में स्थिति के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात इस G की जो वैल्यू पृथ्वी पर है वो बुध पर भी होगी, वो शुक्र पर भी होगी, वो सूर्य पर भी होगी, वो ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने में होगी, क्योंकि ये क्या है, नियतांक है। और नियतांक के साथ साथ कौन सा नियतांक है, सार्वत्रिक अर्थात यूनिवर्सल नियतांक है। ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने में G की वैल्यू नियत होगी, और वो वैल्यू होगी, दो बार बोल लेना मन मन में, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनना, एमपीपीएससी के प्री में या किसी भी एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा में फैक्ट का ही खेल होता है। आपके फैक्ट बहुत तगड़े हैं तो दुनिया की कोई सी ताकत आपको चयनित होने से नहीं रोक सकती। मेरी आवाज से आवाज मिलाओ, फिर देखो क्या होता है। इस जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। दो बार बोल लेना मन मन में, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। नियतांक है अर्थात इसकी वैल्यू हमेशा नियत होगी, परिवर्तन नहीं होगा, समय स्थिति के अनुसार इसकी वैल्यू नहीं बदलती। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। साथ ही साथ चूंकि ये एक नियतांक है और नियतांक हमेशा अदिश होते हैं, इसीलिए ये कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। और याद रखना मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण है इसका विमेय सूत्र, देख लेना m-1 L3 T-2। आप जहां भी अपने घरों में बैठे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसको दो बार मन मन में रिवाइज कर लेना, m-1 L3 T-2। क्लियर है? तो मैंने बता दिया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर, जहां G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यह एक नियत राशि है, समय और स्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होता। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक और इसकी मान है। और यह कैसी राशि है, अदिश राशि, और इसका विमेय सूत्र होता है m-1 L3 T-2। और जब इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है वास्तविकता में 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। यहीं पर
F मेरा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब ध्यान रखना G की वैल्यू मैंने आपको सारी बता दी, G की सारी विशेषताएं मैंने बता दी, कैपिटल G क्या है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं F की विशेषता। F वास्तविकता में कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। पहला पॉइंट ध्यान रखना कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव प्रकृति में कैसा होता है, आकर्षण का, अर्थात यह कभी भी प्रतिकर्षण का नहीं होगा। नाम से स्पष्ट, गुरुत्व धन आकर्षण, ये प्रकृति में सदैव कैसा होगा, आकर्षण का। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण, यहां मैंने लिखा है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, अर्थात पिंडों का या वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उनके बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण का बल का मान भी उतना ज्यादा होगा। दूसरी, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर, अर्थात दूरी अगर ज्यादा होगी तो आकर्षण बल कम होगा और दूरी कम होगी तो आकर्षण बल ज्यादा होगा। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। प्रश्न नंबर 1 कि मान लीजिए एक पृथ्वी है, एक सूर्य है, अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की वर्तमान दूरी r है और अगर इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए या कम कर दी जाए तो बताओ आकर्षण बल बढ़ेगा या घटेगा। तो हम जवाब दे देंगे कि दूरी कम होगी तो आकर्षण बल बढ़ेगा और दूरी ज्यादा होगी तो आकर्षण बल कम होगा। अगर आप सुन रहे हैं तो एक प्रश्न का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, प्रश्न ऐसा है कि मान लीजिए सन है और मान लीजिए अर्थ है, इन दोनों के बीच की दूरी r है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि होगी या कमी होगी, और वृद्धि होगी तो कितनी होगी और कमी होगी तो कितनी होगी, इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा एक टॉपिक था जिसे कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं। ठीक है, ये मेरा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पूरा खत्म हुआ। ठीक, आप इसे पढ़ सकते हैं, यहां पे पढ़ लीजिए एक बार। लिखा है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, इस नियमानुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड पर एक आकर्षण बल लगाता है। इस आकर्षण बल को ही कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। यह गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के समानुपाती होगा और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। बहुत सामान्य सी चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है जिसकी अभी मैंने आपसे बात की। ठीक, मैंने आपको पहले पूरा समझा दिया। अब आप यहां रिवीजन कर सकते हैं। दो पिंड है m1 m2, पहली के द्वारा दूसरी पे लगाया गया बल F12, दूसरी के द्वारा ये यहां पे डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है, F12, ये एरो बिल्कुल लोड मत लेना, ये एरो सदिश को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी वस्तु के ऊपर एरो लगा है इसका मतलब वो क्या है, सदिश राशि है। और अगर सिर्फ ऐसा लिखा है, एरो नहीं है, तो वो कौन है, अदिश। और हम सभी जानते हैं बल कैसा है, सदिश है। ठीक है, तो F = G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर, जहां जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान सदैव नियत रहेगा। वैल्यू होगी 6.67 × 10⁻11, मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, केसी राशि अदिश और विमेय सूत्र कितना, m-1 L3 T-2। इसे कहा जाता है पूरा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। दूरी कम होगी तो आकर्षण बल बढ़ेगा और दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम होगा। ठीक है, यह मेरा गुरुत्वाकर्षण पूरा खत्म हुआ। अब मैं आपको महत्वपूर्ण दो चीजें और समझा रहा हूं, इन पे बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल। इन दोनों में हालांकि छोटा सा अंतर है, वो आप समझ लीजिए। ठीक, ध्यान देना, एक होता है मेरे मित्रों गुरुत्वाकर्षण बल, अगर समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो और भी अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल दोनों में अंतर समझना। हालांकि लोग गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व बोल देते हैं, गुरुत्व को गुरुत्वाकर्षण बोल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, घर की बात है। लेकिन फिर भी चूंकि आप भी बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो चीजें अगर पानी की तरह साफ होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। ध्यान देना, दोनों बल है, ये भी बल है, ये भी बल है। इसको भी F से प्रदर्शित करेंगे, इसको भी F से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन परिभाषा पे ध्यान देना। लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित कोई से भी दो पिंड एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाएंगे वो कौन सा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, लेकिन पृथ्वी अपने ऊपर स्थित वस्तु के ऊपर जो बल लगाएगी वो बल कौन सा होगा, गुरुत्व बल। फिर सुनिएगा, ब्रह्मांड में स्थित कोई से भी दो पिंड एक दूसरे के ऊपर जो लगाएंगे वो गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन पृथ्वी अपने ऊपर स्थित या अपने आसपास स्थित वस्तु के ऊपर जो बल लगाएगी वो कौन सा बल होगा, गुरुत्व बल। ठीक, इसमें पहली वस्तु दूसरी
के ऊपर लगाएगी जो बल वो F12 होगा, इसमें दूसरी जो पहली पे लगाएगी वो F21 होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता होती है कि ये दोनों बल एग्जैक्टली बराबर होते हैं, अर्थात पहली वस्तु दूसरी पर जितना लगाती है दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। लेकिन यह ऋण चिन्ह ये बता रहा है कि ये दोनों बल एक दूसरे की दिशा में क्या होंगे, विपरीत। लेकिन गुरुत्व बल में एक वस्तु के द्वारा लगाया गया बल ज्यादा हो जाता है दूसरी वस्तु के बल से। इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर, अभी पढ़ के आए थे। लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला सामान्यतः F बराबर mg होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बल बताया था, बल बराबर होता है F बराबर ma, ए त्वरण होता है। लेकिन चूंकि पृथ्वी का केस है तो एक ही जगह हमने क्या लिख दिया, mg। दोनों बल है, लेकिन जो एक दूसरे के ऊपर लगाया जाए वो गुरुत्वाकर्षण है, और पृथ्वी के द्वारा जो लगाया जाए वो गुरुत्व बल है। ये बाय डायरेक्शनल है, दोनों के द्वारा बराबर लगाया जाएगा, लेकिन ये वन डायरेक्शनल है, किसी एक के द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाएगा, ज्यादा। जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है, ठीक है, ये मार्कर को अभी मैं छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिरेगा, ठीक। अर्थात पृथ्वी के द्वारा इसके ऊपर ज्यादा बल लगाया गया, तो वो जो बल लगा रही है पृथ्वी, वो कौन सा बल है, गुरुत्व बल। क्लियर है। इस गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करूं तो ये भी बल है, ये भी बल है, ये भी सदिश होगा, और ये गुरुत्व बल भी कैसा होगा, सदिश, ठीक है। बस इसकी दिशा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, दोनों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, और इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। समझ में आ गया। अब मैं आपको इनकी परिभाषाएं पढ़वा देता हूं, ध्यान रखना, बिल्कुल भी लोड मत लेना, सब मुझ पर छोड़ देना। लिखा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल, क्या लिखा है, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। और यहां लिखा है कि पृथ्वी अपनी सतह पर या अपने आसपास स्थित वस्तु के ऊपर जो बल लगाएगी वो कौन सा बल होगा, गुरुत्व बल। गुरुत्व ये लिखा है, देखो, यह केंद्रीय बल होता है जो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अभी बोला था ये पहली वस्तु का केंद्र, ये दूसरी वस्तु का केंद्र, दोनों पिंडों के वस्तुओं के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। और यह सदैव प्रकृति में कैसा होता है, आकर्षण का। इसकी अगर बात करूं तो यहां पे पूरा लिखा है कि गुरुत्व बल पृथ्वी अपनी सतह पर या अपने आसपास स्थित वस्तु के ऊपर जो बल लगाएगी वो गुरुत्व बल होगा। इसे प्रदर्शित करेंगे F से, F बराबर mg, और इसकी दिशा होगी पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो मैंने आपको तीन चीजें समझा दी, एक बता दिया गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक बता दिया गुरुत्व बल क्या है, और हमने चर्चा कर दी गुरुत्वाकर्षण के पूरे नियम पर। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चल रहा हूं, देख लीजिए इसे, जिसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, इस गुरुत्वीय त्वरण को परिभाषित करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक बात पर। ध्यान रखना, मैंने अभी आपसे कहा कि ये मार्कर को अगर मैं छोड़ दूं तो ये मार्कर नीचे गिरेगा क्योंकि इस पर एक बल लग रहा है। उस बल को मैंने नाम दिया था गुरुत्व बल, ठीक है। और ये वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरने लगेगी इसका वेग बढ़ने लगेगा। वेग कैसे बढ़ने लगेगा आप खुद अनुभव कीजिए। मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं, एक पत्थर, छोटा सा पत्थर है हालांकि, पहली मंजिल से आपके ऊपर गिरा और वही पत्थर 21वीं मंजिल से आपके ऊपर गिरा। आप खुद निर्णय, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आप निर्णय ले लीजिए कि जो 21वीं मंजिल से गिरा हुआ पत्थर है वो आपके पास आते आते उसका वेग बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसका वेग बढ़ जाएगा। और जब भी किसी वस्तु का वेग बढ़ता है मतलब उसके वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन होता है इसका मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो वो त्वरण उत्पन्न तब हुआ जब उस वस्तु पे कौन सा बल लगा, गुरुत्व बल। बस यहीं से परिभाषा उठ के आ जाती है, नाम से स्पष्ट है, गुरुत्वीय त्वरण अर्थात गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। याद रखना, अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है तो आप लिख सकते हैं स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। अब याद रखना, भूलना मत, गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल g से। 2 g हो गए हैं, एक हो गया था कैपिटल G,
वो था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और एक है स्मॉल जी जिसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल जी से, और घोट लेना मेरे भाइयों, इसका फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। मन में 2 बार बोल लेना, जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर, जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर, जहां जी आप सभी को पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अर्थात सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, एम उस ग्रह का द्रव्यमान है जिस ग्रह की बात कर रहे हैं हम, यहां पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एम पृथ्वी का द्रव्यमान होगा, ये आर उस ग्रह की त्रिज्या है उस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से यहां समझना कि जो स्मॉल जी है वो वास्तविकता में क्या है, त्वरण। और आप खुद मुझे बताओ, अगर त्वरण है तो त्वरण का मात्रक तो होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, अर्थात मेरे गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। फिर आप मुझे एक बात और बताओ, चूंकि गुरुत्वीय त्वरण एक त्वरण है और त्वरण कैसी राशि थी, सदिश, इसीलिए हमारा गुरुत्वीय त्वरण भी कैसी राशि हो जाएगी, सदिश। और हर सदिश की एक दिशा होती है, आप खुद बताओ, अगर ये मार्कर नीचे गिरेगा तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा और उसकी दिशा किधर होगी, जिधर वो गिरेगा, जिधर उसका वेग होगा, अर्थात यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा होती है पृथ्वी के केंद्र की ओर, ठीक है। तो ये देखो यहां लिखा है कि इसका एसआई मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। चूंकि ये त्वरण है तो कैसी राशि है, सदिश राशि, और इसकी दिशा सदैव, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे भाई, गुरुत्वीय त्वरण कैसी राशि है तो सदिश राशि, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसकी दिशा सदैव कैसी होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। और आपको पता है अगर ये त्वरण है तो त्वरण का विमेय सूत्र तो बच्चा बच्चा जानता है, m0lt-2, ये लिखा है कि इसका विमेय सूत्र कितना होता है, m0lt-2। अब ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे ध्यान दीजिए, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप यहां लिख दीजिए साइड में, इसमें दिया नहीं है, नहीं दिया कोई बात नहीं, मैं इसीलिए हूं कि मैं बताऊंगा, सारी चीजें लिखी हुई आ जाएगी तो मेरा महत्व क्या रहेगा, स्मॉल जी बराबर हो जाएगा जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर, जहां स्मॉल कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम उस ग्रह का द्रव्यमान जिसकी हम बात कर रहे हैं, आर उस ग्रह की त्रिज्या जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अलग अलग ग्रह का द्रव्यमान अलग अलग होता है, अलग अलग ग्रह की त्रिज्या अलग अलग होती है, तो अलग अलग ग्रह के लिए जी का मान भी अलग अलग होगा, पृथ्वी के लिए अलग होगा, बुध के लिए अलग होगा, शुक्र के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग होगा। अगर कोई पूछ ले बताओ जी का मान अलग अलग ग्रह के लिए क्यों है अलग अलग, तो आप जवाब दे देना क्योंकि जी ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या उपग्रह के द्रव्यमान या उपग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, सबका द्रव्यमान सबकी त्रिज्या अलग अलग, तो जी का मान भी अलग अलग। और पृथ्वी के लिए जी का औसत मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इतना क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये पूरा गुरुत्वीय त्वरण मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, 2 मिनट में सुन लीजिए कि यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, एक बात सुनना, मेरा ये मानना है पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है? इतना जुनून से हमें पढ़ना है कि ये पॉइंट हमें याद रहे, मुंह जवानी याद रहे। जैसे अभी मैं आपके खास दोस्त का नाम पूछूंगा, आपको सबसे खास दोस्त का पता, तत्काल नाम दिमाग में आएगा, बिल्कुल भी एक सेकंड भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही फैक्ट याद होना चाहिए, एक झटके में हमें जवाब आना चाहिए। आप कहीं भी रहो, कहीं भी आप बैठे और पड़ोस में भी आवाज सुन लो कि गुरुत्वीय त्वरण, तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण। कैसे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल जी से। फॉर्मूला होगा जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर, मात्रक होगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, विमेय सूत्र होगा m0lt-2, ठीक है? कैसी राशि होगी? सदिश, और दिशा होगी पृथ्वी के केंद्र की ओर। अलग अलग ग्रह उपग्रह पिंड के लिए जी का मान अलग अलग होगा, पृथ्वी के लिए औसत होगा 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इतना बता दिया, अब लेके चलता हूं आगे, बिल्कुल भी लोड मत लेना, सब मुझ पर छोड़ना। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात कर रहा हूं जो होगी गुरुत्वीय त्वरण की विशेषता। कैसे बात कर लेते हैं, देखते चलना। अभी 2 पॉइंट तो मैंने आपको अभी पढ़ा ही दिए। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग होगा। चंद्रमा पे जी का मान पृथ्वी की तुलना में कम है। क्यों कम है? याद रखना,
चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, चंद्रमा पे कम होगा। क्यों? मैंने अभी बोला था स्मॉल जी बराबर क्या होता है, Gm/r का स्क्वायर। चूंकि चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में कम है, तो वहां पे जी का मान भी क्या है, कम है। ठीक है, फिर यहां पे लिखा है ग्रहों में बुधों के लिए जी का मान सबसे, ग्रह में बुध के लिए जी का मान सबसे कम होता है, वह सूर्य पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में 27 गुना अधिक होता है। ये इतने कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, लेकिन जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं अब उस चीज पे विशेष ध्यान देना। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना कि स्मॉल जी का मान अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह के लिए, मेरा भाई ध्यान रखना, शब्द पे ध्यान देना, पृथ्वी की सतह के लिए हमें जी के मान 3 जगह पढ़ना है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर और पृथ्वी की सतह पर। मैं पहले बता रहा हूं काय पे, पृथ्वी की सतह के लिए। पृथ्वी की सतह के लिए जी का औसत मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। याद रखना, मैंने यहां एक शब्द का उपयोग किया है, जी का कौन सा मान, औसत मान। याद रखना, कौन सा मान, औसत मान। औसत मान है कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखना, औसत का मतलब होता है कि जितना औसत है उससे कुछ ज्यादा भी होगा, और औसत का मतलब है कि जितना औसत है उससे कुछ कम भी होगा। कैसे, एक उदाहरण पर समझना। मान लीजिए क्लास में 2 बच्चे हैं, एक है ए और एक है बी। ए परीक्षा में नंबर लाया मान लो 3, ठीक है, और बी परीक्षा में नंबर लेके आया मान लो 6। ठीक है, अब 6 और 3 का अगर मैं औसत निकाल दूं तो कितना होता है, 9/2, 9/2, 9/2। एग्जैक्टली आंसर कितना आएगा, 4.5। चलो मेरा औसत निकल के आ गया 4.5। कह दिया क्लास में 2 बच्चों के अंकों का औसत 4.5 है। अब आप खुद सोचो, अगर औसत 4.5 है, इसका मतलब है एक बच्चे के इस औसत से कम होंगे और एक बच्चे के इस औसत से ज्यादा होंगे। तो औसत का मतलब होता है जितना दिया है उससे कुछ कम भी होगा, जितना दिया है उससे कुछ ज्यादा भी होगा। तो लोग कहते हैं जी का मान जो 9.8 है ये औसत है। पृथ्वी की सतह के लिए जी का मान सबसे ज्यादा होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर। क्यों होता है, अभी इसकी बात करेंगे। और जी का मान सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर या फिर विषुवत रेखा पर। अगर आपको भूमध्य रेखा विषुवत रेखा नहीं पता, तनाव मत लेना, भी याद रख लेना, जब भूगोल पढ़ेंगे तो सब चीज अच्छे से समझाऊंगा कि जी का मान सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर और जी का मान सबसे ज्यादा होता है ध्रुवों पर। अब आप समझ गए होंगे, ध्रुव मतलब होता है 90 डिग्री नॉर्थ साउथ, और विषुवत रेखा होती मतलब 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो 0 से लेके अगर 90 पे जाऊं तो बीच में पड़ता है 45 डिग्री अक्षांश पे मेरी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बहुत महत्वपूर्ण। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा कि जी का औसत मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, इससे कुछ ज्यादा है उससे कुछ कम है। सबसे ज्यादा जी का मान ध्रुवों पर है, पृथ्वी के 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और सबसे कम कहां पर है, भूमध्य रेखा। ऐसा क्यों, इसे समझ लो। ऐसा क्यों होने के मूल रूप से 2 कारण हैं, जिनमें से मैं पहले बता रहा हूं। एक, जी बराबर होता है Gm/r का स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आप अनुमति दो, कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। अर्थात जहां पृथ्वी की त्रिज्या ज्यादा होगी वहां जी का मान कम होगा, और जहां पृथ्वी की त्रिज्या कम होगी वहां जी का मान ज्यादा होगा। फॉर्मूला ध्यान रखना। अब आप सभी जानते हैं कि मेरी पृथ्वी कैसी है, गोल नहीं है, अंडाकार है। अंडाकार है मतलब ध्रुवों से दबी हुई है और विषुवत रेखा से फैली हुई है। और अगर त्रिज्या की बात करें तो आप सभी जानते हैं अगर ध्रुवों से चपटी है तो ध्रुव पे आर का मान कम है, या आर पोल मतलब पोल की रेडियस कम है, और विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर आर का मान ज्यादा है। ठीक है, इक्वेटर। अब अगर ध्रुवों पे त्रिज्या कम है तो फॉर्मूले के अनुसार दोस्तों जी का मान क्या होगा, ज्यादा, और विषुवत रेखा पर त्रिज्या ज्यादा है तो जी का मान क्या होगा, कम। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जी का मान सबसे ज्यादा पृथ्वी पर किस बिंदु पर है, तो आपका जवाब होगा ध्रुवों पर, और सबसे कम किस जगह पर है तो वो है भूमध्य रेखा पर। लेकिन ये बात हो रही है सतह पे जी के मान की, और इन दोनों के बीच में पड़
जाता है 45, यहाँ पे हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब प्रश्न ध्यान रखना, अगर मैं पूछ लूं कि बताओ मैं किसी दिन घूमते घूमते भूमध्य रेखा से ध्रुवों पे जा रहा हूं, तो जी के मान में कमी या वृद्धि, तो आप बोल दोगे त्रिज्या कम हो रही है तो जी का मान बढ़ेगा, अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों पे जाने पर जी के मान में वृद्धि होगी और ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलते चलते आने पर जी के मान में कमी होगी। क्लियर है? तो ये मेरा हो गया पृथ्वी की सतह के लिए जी के मान में अंतर, सबसे ज्यादा ध्रुवों पर, सबसे कम भूमध्य रेखा पर। अब आगे चलना, इसी के बाद मैं आपको लेके चल रहा हूं। ये तो बात हो गई पृथ्वी की सतह के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर। एक बात ध्यान रखना, चलो मैं इस अच्छे से ही एक बार पूरा बना दी, इतना क्लियर है, इतना पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? मैं लेके चल रहा हूं। अब मैं आपको आगे और लेके चलता हूं। ये तो मैंने बात कर दी सतह के लिए। चलो ऐसा करते हैं दोस्तों, मैं सतह बना लेता हूं पृथ्वी की, ठीक है? ये वाले जो बिंदु है, ठीक, ये वाले जो बिंदु है, ये मैंने ध्रुव मान लिए, ठीक है? ये मान लीजिए मेरा 90 डिग्री नॉर्थ ध्रुव है, ये मेरा 90 डिग्री साउथ है, ठीक है? और बीच में मेरी बन गई 0 डिग्री अक्षांश। यहां पे मेरे जी का मान मैक्सिमम होगा, अर्थात सबसे ज्यादा होगा। ध्रुवों पर जी का मान मेरा मैक्सिमम होगा, वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव, और इस विषुवत रेखा पे 0 डिग्री अक्षांश पे मेरा जी का मान मिनिमम होगा, ठीक है? मतलब सबसे कम होगा। अब याद रखना ये सतह है, अगर सतह से ऊपर आसमान में जाऊं, कहां पे? आसमान, भगवान ना करे मैं आसमान में जाऊं इतनी जल्दी, लेकिन फिर भी अगर मैं पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाऊं तो जी के मान में क्या होगा? यदि मैं पृथ्वी की सतह से गहराई में जाऊं तो जी के मान में क्या होगा? तो याद रखना, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में जाया जाए तो भी जी के मान में कमी होती है, पृथ्वी की सतह से गहराई में जाया जाए तो भी जी के मान में कमी होती है। और गहराई में जाते जाते यदि आप पृथ्वी के केंद्र पे पहुंच जाओ मेरे दोस्तों, तो पृथ्वी के केंद्र पर जाके जी का मान शून्य हो जाता है। अंडरलाइन कर लेना, ऊपर जाओगे तो भी जी का मान कम होगा, नीचे गहराई में जाओगे तो भी जी का मान कम होगा, और पृथ्वी के केंद्र पे जी क्या हो जाएगा? 0। अब सवाल उठेगा ऐसा क्यों होता है कि ऊंचाई और गहराई में कमी होती है? तो ये प्रैक्टिकल से प्रूफ होते हैं। 11th में जिनका साइंस है उन्हें डेरिवेशन किया होगा, बहुत लंबा डेरिवेशन है, वो मैं यहां नहीं बता सकता। तो आप बस इतना ध्यान रखना, हमारा काम चल जाए, परीक्षा में टिक लग जाए कि ऊपर जाओ तो भी कम, ऐसे गाने के रूप में याद रख लेना कि ऊपर जाओ तो भी कम, नीचे जाओ तो भी कम, पृथ्वी के केंद्र पे जी 0। गुनगुनाते रहो, घर में घूमते रहे, बोल, घर में अगर घूम रहे हो तो बोलते रहो कि जी का औसत मान 9.8 पृथ्वी की सतह पर। औसत का मतलब कुछ ज्यादा है कुछ कम है, ध्रुवों पे ज्यादा है, विषुवत रेखा पे कम है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे तो भी जी का मान कम है, पृथ्वी की सतह से नीचे जाओगे तो भी जी का मान कम है, और पृथ्वी के केंद्र पे जी 0। मेरे दोस्तों 20-25 स्टार मार देना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जी का मान कहां पर शून्य होगा? पृथ्वी के केंद्र पर, और पृथ्वी की सतह पे तो मैंने आपको बता ही दिया। इतना क्लियर है? देखो मेरे बहुत सारे पॉइंट होते चल रहे हैं, ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करते चलना, अभी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है? चलते हैं आगे। एक रिलेशन होता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति, कौन सी गति? घूर्णन गति, और जी में वितक्रमानुपाती संबंध होता है। अभी मैंने समझाया था वितक्रमानुपाती का मतलब, अगर घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी कम होगा, और घूर्णन गति कम होगी तो जी बढ़ेगा। अब घूर्णन गति क्या है? जिनने पहले नहीं पढ़ा समझ लीजिए, कोई बात नहीं, घर की बात है, कि यदि कोई सी वस्तु अपने अक्ष पे घूमती है, अपने से होकर गुजरने वाले अक्ष पे घूमती है, तो ये गति कौन सी कहलाती है? घूर्णन गति। पृथ्वी कौन सी गति कर रही है? घूर्णन गति। अब ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। ऐसा लोग कहते हैं कि पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है, और पृथ्वी की ये जो घूर्णन गति है वो पृथ्वी के विभिन्न भागों पर अलग अलग है। ध्यान से समझते चलना, ध्यान से। यह है विषुवत रेखा, आप सभी जानते हैं। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, ठीक। और अगर ऊपर जाऊं तो ये मेरे क्या आ जाते हैं? ध्रुव। ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, कि ये जो घूर्णन गति है, कौन सी गति? घूर्णन गति। इस घूर्णन गति का मान सबसे ज्यादा घूर्णन गति अगर पृथ्वी पे किसी जगह पर है तो वो एक रेखा है, जिस रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा। और घूर्णन गति सबसे कम अगर है, घूर्णन गति सबसे कम अगर है, सबसे कम लगभग यहां शून्य ही हो जाती है, तो वो कहां पर होगी? ध्रुवों पर। अब ध्यान रखना, घूर्णन गति सबसे ज्यादा कहां? विषुवत रेखा पर,
और घूर्णन गति सबसे कम कहां? ध्रुवों पर। अब एक प्रश्न पूछ रहा हूं, यदि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाया जाए तो घूर्णन गति में वृद्धि होगी या कमी? वेरी गुड, आपने जवाब दे दिया। घूर्णन गति में क्या होगी? कमी। अब बताओ, अगर विषुवत रेखा पर घूर्णन गति सबसे ज्यादा है तो विषुवत रेखा पर जी सबसे कम होगा, और ध्रुवों पे घूर्णन गति शून्य है तो जी सबसे ज्यादा होगा। पूरी पृथ्वी के लिए जी का सबसे ज्यादा मान अगर ध्रुवों पर है तो दो कारण थे, एक त्रिज्या और एक कारण है घूर्णन गति। इसी में अगर मैं लिख दूं कि मान लो मैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहा हूं तो जी के मान में लगातार क्या होगी? वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि घूर्णन गति क्या होती जा रही है? कम। क्लियर है? ऊपर से चली गई क्या? लोड मत लेना, फिर बोल रहा हूं। लोग कहते हैं यदि कोई वस्तु अक्ष पे घूमे, आपको बैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डबल से रिवीजन कर दूंगा, ठीक है। घूर्णन गति इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, घूर्णन गति और जी में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, ठीक। पृथ्वी की घूर्णन गति पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग है। विषुवत रेखा पे घूर्णन गति सबसे ज्यादा है, ध्रुवों पे घूर्णन गति सबसे कम है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो घूर्णन गति कम होती जाएगी, और अगर घूर्णन गति कम होती जाएगी तो विषुवत रेखा से ध्रुवों पे जाने पर जी के मान में वृद्धि होती जाएगी, और जी का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर है क्योंकि घूर्णन गति सबसे, देखो ऐसा लिख दिया मैंने, रोटेशनल मोशन सबसे ज्यादा तो ग्रेविटी सबसे कम। क्लियर है? और इन ध्रुवों वाले बिंदु पे रोटेशनल मोशन लगभग शून्य, तो ग्रेविटी मेरी क्या रहेगी? मैक्सिमम। क्लियर है? अब एक बात ध्यान से सुनना, प्रश्न नंबर 1, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना कम कर दे अर्थात घूर्णन गति कम हो जाए तो जी के मान में क्या होगी? वृद्धि। और यदि पृथ्वी घूर्णन करना तेज कर दे तो जी के मान में क्या हो जाएगी? कमी। इतना क्लियर है? अगला प्रश्न, यदि मान लो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे, मतलब घूर्णन गति एकदम क्या हो जाए? शून्य, तो क्या होगा? ध्यान से सुनो, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे तो क्या विषुवत रेखा पर भी घूर्णन गति शून्य हो जाएगी? हाँ, और अगर घूर्णन गति शून्य हो जाएगी तो क्या ध्रुवों जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी? हाँ, और अगर घूर्णन गति कम होती जाएगी तो जी के मान में क्या होती जाएगी? वृद्धि। तो एक समय ऐसा आएगा कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर देगी तो यहां पर भी जी का मान क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और वो किसके बराबर हो जाएगा? ध्रुवों के बराबर, क्योंकि दोनों की स्थिति फिर कैसी हो जाएगी? बराबर। क्लियर है? ये फैक्ट बनते हैं। ये मैंने आपको महत्वपूर्ण सारी चीजें बता दी, इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, चलो, वरना ज्यादा हो जाएगा, ऊपर से चला जाएगा। इधर आ जाओ, बहुत महत्वपूर्ण मेरे भाइयों, पढ़ते चलना। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऊंचाई बढ़ने पर जी के मान में कमी, गहराई बढ़ने पर जी के मान में कमी, पृथ्वी के केंद्र पर जी शून्य, और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान कम हो जाता है, और घूर्णन गति कम होने से जी का मान बढ़ जाता है। क्यों? अभी बताया था साहब कि घूर्णन गति इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है? 1/g। वेरी गुड। और आगे चलें तो अभी मैंने आपको बता दिया, देखो, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे, याद करो तो क्या होगा? यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे तो जी का मान बढ़ जाएगा, और ये वृद्धि सबसे ज्यादा कहां होगी? भूमध्य रेखा पर। क्यों होगी? ध्रुवों पर क्यों नहीं हुई? क्योंकि ध्रुवों पर तो घूर्णन गति पहले से ही शून्य थी, और शून्य होने के कारण वहां जी का मान सबसे पहले से ही मैक्सिमम था, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लिखा है ध्रुवों पर जी का मान सदैव नियत रहता है, ना तो वहां कमी होती है ना वो वृद्धि होती है, वहां घूर्णन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक पॉइंट और है, इसे और समझ लीजिए। या आखिरी पॉइंट फिर हमारा ये गुरुत्वाकर्षण वाला पॉइंट खत्म। ध्यान से समझना। एक बात इधर देखो, जी बराबर होता है मेरे दोस्तों GM अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, जी बराबर GM अपॉन में R का स्क्वायर। यहां M क्या है? ग्रह का द्रव्यमान। ठीक, यहां R क्या है? ग्रह की त्रिज्या। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बताओ, क्या यहां पे कहीं भी किसी वस्तु का द्रव्यमान दिख रहा है? नहीं। अगर यहां स्मॉल m होता अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान होता तो मैं कह देता ग्रेविटी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, लेकिन यहां पर इस फॉर्मूले में m नहीं है, और m नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि ग्रेविटी किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात द्रव्यमान भले अलग अलग हो या द्रव्यमान समान हो, दोनों पे ग्रेविटी कैसी लगेगी? सेम। जैसे उदाहरण बताता हूं, ये मेरे हाथ में
एक ही जगह पर एक ही स्थान पर दो हैं, एक इस मार्कर का कैप है और एक मार्कर है, सीधी सी बात है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक का द्रव्यमान ज्यादा है एक का द्रव्यमान कम है, लेकिन फिर भी दोनों पे ग्रेविटी इक्वल लगेगी क्योंकि ग्रेविटी मास द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। अब यहां एक प्रश्न सुनना, अगर मान लीजिए निर्वात में, मेरे भाई शब्द पे ध्यान देना, काय पे, निर्वात अर्थात वैक्यूम में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं, एक भारी है एक हल्की है, ठीक है, मान लो एक 40 केजी की है और एक 2 केजी की है, और अगर निर्वात में दोनों को गिरा दिया जाए तो बताओ पृथ्वी की सतह पर पहले कौन पहुंचेगा? तो याद रखना दोनों एक साथ पहुंचेंगी, एक साथ इसलिए पहुंचेंगी क्योंकि ग्रेविटी दोनों पे इक्वल लगेगी और दोनों में लगेगी कितनी, 9.8, क्योंकि ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन कंडीशन अप्लाई, क्या होना चाहिए, निर्वात। अगर निर्वात में फेंकोगे तो दोनों कैसे गिरेंगे, एक साथ। लेकिन यहां अगर प्रश्न आ जाए कि वायु में फेंका जाए, काई में, वायु में, तो सीधी सी बात है, फिर वायु तो अपना क्या लगाएगी, घर्षण, तो जो भारी है वो पहले पहुंचेगी और जो हल्की है वो बाद में। जैसे मान लीजिए एक कागज और इस मार्कर को फेंकता हूं, ठीक है, तो जब कागज और मार्कर को फेंका जाएगा, अगर निर्वात में फेंक रहा हूं तो दोनों एक साथ जाएंगे, लेकिन अगर हवा में फेंकूंगा तो कागज ऐसे झूलते झूलते जाएगा और ये मार्कर नीचे चला जाएगा क्योंकि वहां पे हवा अपना बल लगाएगी। तो इस पॉइंट को पढ़ लेना, जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यदि विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को निर्वात में एक ही ऊंचाई से एक साथ नीचे छोड़ा जाए तो दोनों वस्तुएं एक ही समय पे कहां पे जाके गिरेगी, पृथ्वी पर। क्लियर है? ये मेरा पूरा खत्म होता है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण। तो दोस्तों आज हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्व बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, और उसकी सारी विशेषताएं हमने देख ली। हालांकि इसमें कुछ टॉपिक्स और हैं जिसपे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसे पढ़िए, इसके प्रश्न लगाइए, कोई भी समस्या हो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब वहां पर दूंगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, धन्यवाद।